नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। लोकसभा की कवरेज के लिए आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सतना लोकसभा में। आपको हम सतना के बारे में थोड़ा बता देते हैं इंटरव्यू लेने से पहले। सतना सीमेंट की नगरी के तौर पर जाना जाता है। सतना रीवा संभाग का एक जगह है। सतना के अगर हम राजनीतिक करियर की बात करें तो पहले यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी सीटें निकाली थी। इसके बाद भारतीय जनसंघ ने एक सीट निकाली थी और भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहा। 1996 में सुखलाल कुशवाहा, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बने थे, उन्होंने यहाँ पर सेंधमारी की थी और यह सीट उनके खाते में गई। हालांकि 2009 में वह दूसरे नंबर पर रहे। अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तौर पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। उसके प्रत्याशी के तौर पर सतना लोकसभा सीट से श्री अच्छेलाल कुशवाहा जी को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। आप मध्य प्रदेश राज्य के बीएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और एक प्रत्याशी भी हैं। हम आपको रूबरू कराएंगे अच्छेलाल कुशवाहा जी से और हम जानेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में और सतना के बारे में। सर, द दस्तक 24 में आपका पहले तो हार्दिक स्वागत है जी। और पहले तो हम आपको शुभकामना देना चाहते हैं कि बीएसपी ने आप पर एक भरोसा जताया और आपको प्रत्याशी के तौर पर इस मैदान में उतारा। जी। सर, ये बताइए कि आप राजनीति में कब से सक्रिय हैं और राजनीति के क्षेत्र में कैसा आपका अनुभव रहा है? मैं 1974 से जी कांग्रेस में रहा, कांग्रेस का जिले का महामंत्री भी रहा और सक्रिय रूप से मैंने 91 तक मैंने बराबर कांग्रेस पार्टी में रह करके सक्रिय भूमिका निभाई। अच्छा, 91 यानी कि 1991 में सर आपने कांग्रेस छोड़ दी? जी। 1991 में कांग्रेस ने यहाँ पर अर्जुन सिंह को प्रत्याशी बनाया था और वो जीते भी थे। क्या कारण था सर कांग्रेस छोड़कर आप बहुजन समाजवादी पार्टी में आए? मैंने ऐसा महसूस किया कि कांग्रेस के समय पर अन्याय अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मुझे महसूस होता था कि जैसे सुखलाल कुशवाहा जेल में गए, उनको दो मर्डर का अपराधी बना करके जेल में डाल दिया गया और मुझे भोपाल में समझौते के लिए बुलाया गया कि समझौता कर लो, कल सुखलाल कुशवाहा 2 दिन के अंदर जेल से छूट जाएगा। तो मैंने कहा कि जब वो अपराधी है नहीं तो उसे जेल में बंद क्यों करके रखा आप लोगों ने। बहुत सारी मेरी बहस हुई उस पर और मुझे लगा कि अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए और क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट उस समय आ चुका था मानवर कांशीराम साहब का, तो मेरे संपर्क में काफ़ी लोग आ चुके थे। तो मुझे लगा कि बहुजन समाज पार्टी अन्याय के खिलाफ जंग छेड़े हुए है, मानवर कांशीराम जी अन्याय के खिलाफ पूरे देश में लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे उनके साथ में जाना चाहिए। सर, आप कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि जनता आपको जाने और आपको जनता परखे और जनता आपको पसंद करे? कौन कौन से बेसिक मुद्दे हैं जो सर जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? पहले तो मेरा राष्ट्रीय मुद्दा है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। सबसे पहला तो ये है। बाकी जो सतना के ज्वलंत मुद्दे हैं तो शिक्षा का मामला है जी। शिक्षा इतनी कमज़ोर कर दी गई है कि आज जो गरीबों के बच्चे हैं तो वो भोजन करने जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं। शिक्षा का तो सर मुद्दा देशव्यापी मुद्दा है। शिक्षा को अगर देखा जाए तो देश में ही क्षतिग्रस्त सिस्टम हो चुका है। और आपके सर सतना में सीमेंट की काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से प्रदूषण की एक सामान्य समस्या यहाँ हो गई है। प्रदूषण के बारे में सर बताइए। आज पूरे शहर में 7 फैक्ट्रियां हैं सतना जिले के अंदर। इतना प्रदूषण होता है कि रोड में चलने में तकलीफ होती है। धूल और धुआं इतना ज़्यादा हो गया है कि आज लोग यहाँ दमा के शिकार हो रहे हैं, टीबी के शिकार हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग मरीज हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी आज मतलब प्रदूषण के कारण उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो रहा है कि वो पीड़ित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बीमार। देश में सर युवा, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बताते हैं कि 65% आबादी बिलो 35 ईयर है। बेरोजगारी की समस्या बड़े तौर पर देश में व्याप्त है। क्या लगता है आपको सर सतना में भी ये समस्या है? बेरोजगारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारों की तो बहुत बड़ी समस्या है। वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, 55 साल राज किया, 15 साल शिवराज सिंह जी की सरकार भाजपा की सरकार रही और 5 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो भाजपा के हाथ में है। मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल, लेकिन एक भी लड़के को नौकरी आता है। जब पूछता हूँ, लोगों से हाथ उठवाता हूँ तो लोग जवाब देते हैं कुछ नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिली और लगातार करोड़ों की संख्या में आज बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़ लिख करके
और इसी के कारण मतलब बहुत सारे तो अपराधी बन गए, अपराध की ओर मुड़ रहे हैं लोग, बड़े बड़े जिनाइन अपराध हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे लड़के उसमें फंस रहे हैं। आप सर एक कृषक समाज से आते हैं, जो आपका समाज जो है कुसुम्भा समाज एक कृषि से जुड़ा हुआ समाज कहा जाता है। किसान भाइयों की समस्याएं बहुत ज़्यादा देश में रहती हैं। आपको क्या लगता है जो किसान भाई जो खेती करते हैं, क्या उसमें वैज्ञानिक और तकनीकी सुधार की आवश्यकता है? किसान की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसमें बहुत बड़ी सुधार करने की ज़रूरत है। और किसान आज सबसे ज़्यादा मजबूर है, ना तो उसको उसका सही ढंग से मूल्य मिल पाता है फल फसल का। जो सब्जी का काम करते हैं तो उनके साथ तो और परेशानियां हैं। सब्जी मंडी में इतनी दुर्दशा, सतना में आप चले जाइए तो बदबू आती है, मतलब लोगों को बैठने की जगह नहीं है, कहीं भी उनको ऐसी चीज़ व्यवस्थित नहीं किया गया जहाँ पर वो बैठ कर के अपना रोजगार कर सके। और जब आम किसान जब मांग करता है तो उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, और गोलियां चला करके कई लोगों की हत्या कर दी जाती है। मंदसौर में जो घटना हुई है, कई किसानों को गोलियों से भूंज दिया गया और सरकार चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठी है, कुछ कर नहीं रही है किसानों के मामले। सतना को सर स्मार्ट सिटी के तौर पर प्रस्तुत किया गया था, क्या आपका शहर स्मार्ट सिटी हुआ या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी तो नहीं हुआ जी। अगर सबसे गंदा शहर करना चाहिए तो सतना शहर हो गया है। पूरे सतना की रोडों को आप देख लीजिए, चलने लायक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ बजा रही हैं, बदबू आ रही हैं, और उसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। मच्छरों का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग डेंगू और मलेरिया के शिकार हो रहे हैं। और नगर निगम तो इतने हालत बद से बदतर हो चुकी है, लोग पैसा कमाने में लगे, कमीशन खोरी भी लगे हुए हैं लोग। मतलब जलावर्धन योजना यहाँ पे आई 2 करोड़ रुपए की, मतलब कहीं भी एक बूंद पानी नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। तो ऐसी योजनाएं ला करके पैसे का सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। एक बार रोड बनाते हैं, फिर खुदाई करते हैं, फिर दोबारा बनाते हैं, पूरे शहर को खोद के फेंक दिया, कहीं भी चलने लायक नहीं है। अगर आपको सर जनता चुनती है तो आप किस प्रकार इस समस्या का निदान करेंगे? बेरोजगारी की समस्या है, आपने बताया आपका शहर प्रदूषित होता जा रहा है, और किसानों की समस्या हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए, अगर आप प्रतिनिधि बनकर आते हैं तो किस प्रकार इनको निदान करने का आप काम करेंगे? क्योंकि संसद में पहुंचना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी बात होती है आम जनता के लिए। किस प्रकार आप इस समस्या से निजात दिलाएंगे? इन सारी समस्याओं को लेकर के और मैं समय समय पर लोकसभा में अपनी बातों को, यहाँ की जो समस्याओं को जोरदारी से रखूँगा, और उनका निदान करने के लिए जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको मिलनी चाहिए, और इन समस्याओं का निदान होना चाहिए। इसकी लड़ाई बड़ी जोरदारी से मैं पूरे लोकसभा में अपनी बात को रखने का प्रयास करूँगा। अभी सर मैं कुछ समय पहले जनता से रूबरू हो रहा था, तो यहाँ पे परिवहन की समस्या पर लोगों ने सवाल उठाए। क्या वास्तविक ऐसी स्थिति है, परिवहन या हवाई मार्ग से संबंधित समस्याएं हैं सतना में? अब परिवहन की तो हालत बस से बदतर है। वाहन चल रहे हैं, उनकी कोई भी सिस्टम ही नहीं है, आरटीओ के परमिशन तक नहीं, परमिट तक नहीं होती है, वाहन चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हवाई यात्रा, हवाई और एयरपोर्ट तो सन 42 में बन गया था। 1942 से एयरपोर्ट 1942 से बना हुआ है। अच्छा। अभी तक कुछ मतलब चालू तक नहीं हुआ। लोग बस वादा करते हैं कि बस इस बार चालू हो जाएगा, अगले साल चालू हो जाएगा। तो परिवहन के मामले में तो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों की जनसंख्या काफ़ी दबाव यहाँ पर है, काफ़ी संख्या बढ़ चुकी है, और जनसंख्या के आधार पर न यहाँ सिटी बस की सुविधा है, न कोई जैसे अब लोकल अगर लोगों को जाना है, ऑटो रिक्शा चलते हैं तो छोटे छोटे, तो उससे समस्या का समाधान तो होता नहीं है। तो कम से कम सिटी बस से चले 25 किलोमीटर का एरिया रेंज में आ चुका है सतना शहर का। और सतना शहर के इतना यहाँ से राजस्व जाता है, देश में सबसे ज़्यादा राजस्व सतना जिले जाता है, लेकिन उस राजस्व का कोई उपयोग नहीं होता है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, और जो भी पैसा आता है तो सब बंदर बांट कर रहे हैं पूरी तरह से। बीएसपी का सर, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बीएसपी का कैडर एक मजबूत कैडर माना जाता है। उस स्थिति में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, क्या बीएसपी का कैडर यहाँ मजबूत है? बीएसपी का कैडर सतना से लेकर के रीवा और चंबल ग्वालियर तक, ये जो लगभग 12-13 लोकसभा सीटें पड़ती हैं, इन सीटों पर बीएसपी का कैडर हमेशा प्रभावी रहा है, आज भी है, और पूरी ताकत से लोग लगे रहते हैं, कभी ये पीछे हटते नहीं। गठबंधन में सर 26 सीटों पर बीएसपी अपना चुनाव लड़ेगी। आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर बीएसपी अन्य पार्टियों को मात देगी?
बीएसपी जो है रीवा, सतना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, अच्छा, गुना। 5 सीटों पर तो उसकी ज़बरदस्त दखलंदाजी रहेगी। और जो समझौते में सीटें गई हैं, अभी गोंडवाना से भी समझौता हो गया है जी। जो गोंडवाना समझौता होने के कारण बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। समाजवादी पार्टी से समझौता हुआ है, उस पर भी बहुत बसपा का वोट बैंक बढ़ेगा। और सपा भी 3 सीटों पर लड़ रही है, तीनों फाइट पे आएंगी। गोंडवाना 2 पे लड़ रही है तो वो भी दोनों फाइट पे आएंगी, क्योंकि अब एक ऐसा सर्किल बन रहा है SC ST OBC का कि ये लोग और जो हमारे साथ जनरल लोग हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े, काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हमारे सतना में, हमारे मूवमेंट में भी लोग हैं। तो वो भी हमारा काफ़ी इस बार सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, बसपा को यहाँ से जीतना चाहिए। और जहाँ समाजवादी का गठबंधन हो गया है, समाजवादी पार्टी भी यहाँ से जीतना चाहिए। अभी हाल में कोई रैली वगैरह यहाँ पर सतना में आयोजित होगी या नहीं? बहन जी के प्रोग्राम की चर्चा हो रही है कि अच्छा। वो आएंगे, और साथ में हो सकता है कि अखिलेश जी भी हमारे बीच में आ सकते हैं। अच्छा, आदिवासियों की समस्या सर बहुत ज़्यादा रहती है आपके प्रदेश में, तो उसे कैसे निपटेंगे अगर आपकी पार्टी एक अच्छे स्तर पर पहुंचती है? तो क्या प्रक्रियाएं हैं आपकी पार्टी में, किस प्रकार निपटेंगे? आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ा फंड यहाँ पर आता है जी। और हर साल आता है, हर योजनाओं में शामिल होता है, लेकिन उसका 20% पैसा भी उनके ऊपर खर्च नहीं होता है। मैं कोशिश करूंगा कि वो जो फंड है 100% उनके जीवन यापन में, उनकी उनकी विकास में, उनकी शिक्षा दीक्षा में और उनको आगे ले जाने में वो उस फंड का पूरा उपयोग हो। अगर फंड की कमी है तो हम कोशिश करेंगे कि फंड को बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे देश में अगर कोई कमज़ोर जाति है तो जो आदिवासी जाति, जिसे आदिवासी कहते हैं, ST के लोग हैं, सबसे कमज़ोर अगर कोई है देश में तो सबसे कमज़ोर है। और सबसे पहला काम कमज़ोर को मजबूत करने के लिए कोशिश करना चाहिए, ताकि वो हमारे लेवल तक आ सके, हमारे बराबरी तक खड़े हो सके। ये कोशिश मेरी पूरी ताकत से रहेगी, पूरे बल्ला। दूसरी चीज़ सर, एक चीज़ और बताइए, आपके यहाँ पर 3 बार से सांसद रह चुके गणेश सिंह जी, जनता उनसे असंतुष्ट क्यों है? वो 3 बार से सांसद हैं, और जब मैं फील्ड में जाता हूँ लोगों से पूछता हूँ जी। कि भाई एक भी ऐसा काम बता दें उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिससे जनहित हुआ हो, जनहित के मामले में उन्होंने कोई ऐसी योजना ला के दिया हो, बेरोजगारों को रोजगार मिला हो, यहाँ का उत्पीड़न खत्म हुआ हो। अभी एक रहिकवाड़ा में घटना हो गई, एक प्रजापति समाज का लड़के का अपहरण हुआ, उसकी हत्या हो गई जी। तो जब वहाँ पर गए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये क्षमा योग्य अपराध है। अच्छा। कितना शर्म आती है, आपने मानवीयता को भी खो दी। 2 बच्चों का अपहरण हुआ चित्रकूट में, बारी समाज के बच्चे थे, हम लोग वहाँ पर गए तो 11 दिन तक अपहरण में बच्चों को लिए रहे लोग अपहरण करता, और 11 दिन बाद उनकी लाश मिलती है। केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, तीनों, ये बॉर्डर है, एक नदी है, इस पार यूपी है, इस पार MP है, पूरी फोर्स लगी रही, इंटेलिजेंस लग रहा है, इनके सारी सुविधाएं हैं, और 4 दिन तक बच्चे उनके अंडर में रह आए और 500 मीटर की दूरी पे रहे, लेकिन ये सर्च नहीं कर पाए। और फिरौती देने के बाद भी वो दोनों बच्चों की लाश मिली, और उसमें पूरी तरह से रिजल्ट जो आया है वो BJP और SS के लोग हैं, उसमें वो इन्वॉल्व हैं पूरी तरह से। ये क्या करें, देश में इतना अराजकता फैली हुई है, छोटे छोटे बच्चे नहीं, हमारे सतना में तो इतना अपराधीकरण बढ़ गया है कि ना बहू बचती है ना बेटी बचती है, रोज अपराध, जिनाइन अपराध हो रहे हैं। ये पहले कांग्रेस भी करती थी, अपराधीकरण का सहारा लेती थी, और आज BJP वही कर रही है। आपको हम दिखा रहे हैं लोकसभा सतना की सरगर्मी को। राजनीति का बाजार यहाँ पर ज़बरदस्त गर्म है, क्योंकि यहाँ पर 3 बार सांसद गणेश सिंह जी रहे और वर्तमान में भी यहाँ पर सांसद हैं। उनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो पहले वो जिला पंचायत में भी रहे हैं, और उनके परिवार से भी और भी लोग राजनीति में हैं। भाजपा के बाद यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई। सर, क्या कमलनाथ सरकार ने जो वादे किए थे, या यूँ कहें कांग्रेस ने जो वादे किए थे, जनता के लिए वह खरे हैं या नहीं? भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं। जब आते हैं तो झूठ बोलकर अपना काम चलाते हैं,
इन्होंने वादा किया कि 100 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, जी। तभी कुछ नहीं हुआ, जीरो है। अच्छा अच्छा। जीरो है, कुछ भी नहीं हुआ। और इन्होंने घोषणा किया कि 27% आरक्षण हम पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण घोषित करते हैं, मतलब दे दिया हमने। कैसे दे दिया ये समझ मेरे आया नहीं। एक अध्यादेश ले आए और उस पर पारित कर दिया। इसका प्रोसेस क्या है? पहले कैबिनेट में पारित होना चाहिए, फिर राज्यपाल के पास जाना चाहिए, आरक्षण का कोटा बढ़ाने का मामला है, फिर ये लोकसभा में जाना चाहिए, फिर राज्यसभा में जाना चाहिए, राष्ट्रपति का अनुमोदन होना चाहिए, तब तो उसके बाद पारित होगा। कि हर राज्य की राजनीति जातिवाद से प्रेरित होती है, लेकिन कुशवाहा समाज वोट डालने में कमज़ोर है। शायद ये बात आप खुद मानते होंगे। इस समस्या से कैसे मुक्ति पाएंगे आप? क्योंकि राजनीतिक चेतना न होने के कारण जी। कई समाज ऐसे हैं जो अपने वोटों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इधर विगत 25 वर्षों में जब से बसपा का आंदोलन यहाँ पर आया है, मामला कांशीराम साहब का 1990 से जी। तो बहुत काम हुआ यहाँ पर। शिक्षा के मामले में काम हुआ, क्योंकि हम लोग शिक्षा के मामले में ज़्यादा जोर देते हैं। तो आज सतना जिले के हर समाज के लड़के, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 40 हज़ार लड़के बाहर पढ़ते हैं। कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई पूना में है। तो बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जो रूरल एरिया, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ शिक्षा का इतना ये जो मध्याह्न भोजन और ये सब जो प्रोग्राम चला कर इन्होंने शिक्षा को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। अच्छा, आप मानते हैं एमडीएम है उससे शिक्षा के स्तर गिरता है? बहुत गिरता है। पूरा शिक्षा का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। मास्टर नहीं है, पहली से लेकर 5वीं तक एक मास्टर पढ़ाता है हमारे मध्य प्रदेश में। अच्छा अच्छा। और 6 से 8 तक एक मास्टर पढ़ाता है, और 8वीं तक पेपर नहीं होते, कोई ऐसे प्रमोशन कर देते हैं। तो जब वो 8वीं तक कंपटीशन करके पढ़ेगा नहीं तो 10वीं का ही पास होगा नहीं, और 12वीं तक पहुंचेगा नहीं तो बेरोजगार होगा नहीं। तो मोदी जी ठीक कहते हैं कि बेरोजगारी हम खत्म कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की नीति है कि इनको पढ़ने से रोक दो, क्योंकि शिक्षा के प्रतिबंध, चूंकि पुराना जमाना नहीं है कि पढ़ने से रोक सकते हैं। पढ़ा स्कूल तो खोल के रखे। आज 40% लोग स्कूल, सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे खड़े हमारे यहाँ के। अच्छा अच्छा। बंद होने के कगार खड़े हैं, मतलब बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जा रहे हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया। एक लड़का देहरादून में पढ़ता है, मैसूरी में पढ़ता है, सिंधिया स्कूल में पढ़ता है, और जब यहाँ का बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता है, कैसे कंपटीशन करेगा? तो शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए। अगर शिक्षा में परिवर्तन हो जाए और ये समाज शिक्षित हो जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो गांव क्षेत्र के जो बच्चों को मौका नहीं मिल रहा, इतने योग्य बच्चे हुआ छोटे छोटे, जब उनसे मैं बात करता हूँ, छोटे छोटे 5-5 7 के, मतलब बड़ा कभी कभी वो लगता है कि देखो इनमें कितनी प्रतिभा है, लेकिन इन प्रतिभाओं को हत्या करने में सरकार लगी हुई है। इनको मध्याह्न भोजन और दलिया खिला करके पढ़ा रही है। इनके लिए तो मतलब हाई टेक्निक शुरू होना चाहिए। जी जी। पूरे जिले में गांव तक हाई टेक्निक, और एक मास्टरों की पूरी भर्ती होना चाहिए। आज 5 लाख मास्टर नहीं है यहाँ पर, और सरकार वैसा नहीं करी, खैरात बांट रही है, पैसा बांट के वोट ले रही है। वोट लूटने के, खरीदने का काम चल रहा है। दारू ले लो, पैसा ले लो, वोट दे दो। बीजेपी कहती कि मैं इतना पैसा खर्च करके जीत लूंगी, कोई नहीं जीत सकता। और हम लोग कहते हैं जा करके कि वोट मत बेचो, वोट का सौदा मत करो। सर, गणेश सिंह जी यहाँ पर भाजपा सांसद हैं, वे अपने कार्यकाल में कितना सफल हो पाए हैं, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। हालांकि हम जनता का मूड भी जानेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आखिर वो सफल हो पाए हैं या नहीं, और उनसे ये भी जानेंगे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार सफल हुई या नहीं। तो सर, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, क्योंकि आप भी एक समाज सेवी हैं और एक सतना के नागरिक भी हैं, कि गणेश सिंह जी अपने कार्यकाल में सफल हुए या नहीं। माननीय गणेश सिंह जी 15 वर्ष से सांसद हैं, लेकिन मैं जब क्षेत्र में जाता हूं और लोगों से मैं सवाल करता हूं कि मुझे एक भी ऐसा कोई कार्य बता दीजिए जिससे जनहित के मामले में ऐसा कोई भी काम किया हो, वो चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसान और मजदूर का मामला हो, चाहे उद्योगपतियों का मामला हो, जहाँ गरीबों का शोषण होता है, मजदूर उनका जो हक मारा जा रहा है, या बेरोजगारों की रोजगार की समस्या हो,
ऐसा कोई काम उसको बता दें कि उन्होंने जनहित के बारे में कोई अपने 15 साल के वर्ष में ऐसी कोई योजना ला के दिए हो जिससे समाज का विकास हुआ, उसको सुविधा मिले। ये फ्लाईओवर बन रहा है, आज 5-7 साल हो गए, लोग इतना परेशान हैं। कौन से फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं? अभी ये बन रहा है अभी हमारे इसमें बस स्टैंड के चौराहे पर, और इतना लोग परेशान है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा व्यवस्था खराब हो चुकी है, कोई कंट्रोल नहीं है। और माननीय सांसद जी सिर्फ अपने, मुझे लगता है कि कुछ चिन्हित दुकानों से उन्होंने अपने आप को, जो टैंकर के मामले हैं और कुछ ऐसे मामले हैं, तो अपना वही जो व्यवसाय बना के रखा हुआ है और उससे कमीशन खोरी हो रही है। तो ऐसा करने से उस समाज के हिस्से का पैसा है उसका तो दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जनहित का पैसा है, उसको वहाँ लगना चाहिए। और इन 15 सालों में उन्होंने एक बार बयान दिया कि मैं पिछड़े वर्ग में तो आते नहीं हूँ, पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण की सुविधा समाप्त हो रही है, SC ST मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। जिस संविधान की शपथ लेकर के आप लोकसभा में जाके बैठे हैं, उस संविधान के सहारे यहाँ से सांसद बने हैं, और जिन्होंने देश का संविधान लिखा, दुनिया का नंबर 1 का विद्वान, ऐसे व्यक्ति के लोग यहाँ नारा लगा रहे हैं। आप कम से कम एक शब्द तो कहते कि नहीं, SC ST के मुर्देबाद के नारे जो लगा रहे हैं ये संविधान के खिलाफ है, और भाजपा तो ऐसे ही संविधान को नहीं मानती है। आपको लगता है सर 15 लाख का जो वादा किया था उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी? प्रलोभन में। लेकिन अभी फिर 6000 का जो वादा किया सर, उससे क्या लगता है आपको? अभी कांग्रेस ने भी किया है 72,000 रुपये। हाँ, अभी 6,000 का तो किसानों को मतलब 2 हेक्टेयर से कम जमीन वालों को 6,000 रुपये देने की बात करी थी। 15 लाख में 6,000 रुपया आएगा 3 किस्त में, 2,000 रुपया। जी। अभी कांग्रेस ने भी घोषणा किया है कि हम 72,000 रुपये। क्या लगता है वो ये सर इन वादों से इनको? ये सब झूठे वादे हैं। अच्छा, ये सब झूठे वादे हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं मिली। नोटबंदी करके आज किसी भी मार्केट में भी जाएंगे, पूछ लेंगे, बड़े बड़े दुकानदार जो करोड़ों का व्यापार करते हैं, जाएंगे, आप देखिएगा दुकान है पूरा चौराहा है, उनसे आप पूछो व्यापार क्या हो गया है। नोटबंदी कराने के बाद जो गरीबों के पास 2,000, 4,000, 5,000 रुपया था वो बैंक में चला गया, 1 साल तक पैसा नहीं मिला। 200 लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए अपने पैसा लेने के लिए बैंक से। GST ला के धर दिया, GST में 100 रुपये का सामान 118 से 128 का मिलता है, खाने पे टैक्स लगा दिया 18%। इन लोगों ने मतलब पूरी तरह से हमारे गरीबों का, मजबूरों का खून पसीना चूसने का काम किया है, और उस पैसे से मौज मस्ती कर रहे हैं। गरीबी और अमीरी खाई बढ़ रही है। अडानी अंबानी की संपत्ति हर साल 10 गुना बढ़ जाती है, यहाँ 10 गुना लोग गरीब हो जाते हैं। जी। तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार देश में बनती है तो ये सब, मैंने कहा ना कि ये काम नीचे शुरू होगा, इधर से। जो गरीब है, बेबस है, लाचार है, पहले उसको हिस्सा मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। ये लड़ाई हम लोगों की है, और आज लगातार जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, इस काम को करके, और राजनीति में हमारे मध्य प्रदेश में कभी कोई काछी कुर्मी को कोई टिकट नहीं देता था। आपके समाज के कितने प्रत्याशियों को BSP ने उतारा मैदान में? अभी तो एक ही है, एक और चल रहा ग्वालियर से। अच्छा, ग्वालियर लोकसभा से। अच्छा, ग्वालियर पर लड़ाई एक मजबूत मानी जा रही है, क्या लगता है वहाँ पर आपको? अगर टिकट मिलेगा उनको तो लड़ाई बहुत मजबूत रहेगी, ग्वालियर में भी रहेगी। अच्छा। आप सुन रहे थे सतना लोकसभा के प्रत्याशी अच्छेलाल कुशवाहा जी को। आज हम पहुँचे लोकसभा की कवरेज करते करते सतना लोकसभा में। आपको हम एक नई लोकसभा के साथ कहीं और ले चलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए द दस्तक 24 के साथ। और सर, हम आपसे यहीं पर विदा लेना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को कुछ और कहना चाहते हो, आप बताइए। मुझे आदरणीय बहन जी ने, मायावती जी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, और मैं पूरे कोशिश में लगा हूं कि ये सीट जीत करके मैं बहन जी को दे सकूं। इसलिए आप लोगों से अपील करता हूं कि अपना एक एक वोट डाल करके, हाथी चुनाव चिन्ह की बटन दबा करके, और मुझे जिता करके लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि मैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान कर सकूं। यही अपील के साथ आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।